सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की इस क्लास को हम लोग बेहद बेहतरीन तरीके से आप सभी के सामने जो है प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। और ये हमारा सीज़न चल रहा है, सीज़न एनसीईआरटी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। और इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कोशिका, उत्तक और एक और टॉपिक पोषण जो जैव प्रक्रम में सम्मिलित था। और आज उसी जैव प्रक्रम का हम दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं। तो सभी लोगों से निवेदन है मेरा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या है मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। आप लोगों के लिए निरंतर काम करने की एक उम्मीद बनी रहती है। ठीक है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए एक बार। प्लेलिस्ट में आपको पीछे वाली पूरी की पूरी क्लासेज आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएगी। तो जो भी साथी नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, ओके, ठीक है, हो गया। हाँ, तो आज की इस क्लास में हमारा पहला प्रश्न है, ये जो चित्र दिए हुए हैं आपको दो, इन चित्रों को पहले से हमें देखना है क्या कर रहे हैं। देखो पहला प्रश्न, पहला जो चित्र है हमारा, इसके अंदर वायु जा रही है। ठीक है, ठीक है। और आपके जो फेफड़े हैं ये बाहर की ओर निकल रहे हैं, फेफड़े बाहर की ओर निकल रहे हैं। ये चित्र एनसीईआरटी की पुस्तक में दिया हुआ है। और ये जो आपका डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, पहला चित्र है, ये चित्र फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड चित्र हो रहा है आपका जिसमें वायु बाहर निकल रही है और जो फेफड़े वो वापस अपनी अवस्था में आ रहे हैं। ठीक है, और डायफ्राम भी क्या हो रहा है, वापस से पूर्व स्थिति में आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन कब होती है कि जब ये पहला चित्र आप देख रहे हो तब आप कभी सांस लेके देखना अंदर, वीडियो के साथ साथ ही जैसे आप सांस अंदर लेते हो तो आपके फेफड़े बाहर आ जाते हैं। डायफ्राम जो है नीचे की ओर गति करने लगता है। ठीक है, संकुचित होएगा। ठीक है, और साथ में फसलियां बाहर की ओर गति करेगी। तो ये कौन सी प्रक्रिया है, वायु अंदर जा रही है, यानी कि निह श्वसन की प्रक्रिया है, निह श्वसन की प्रक्रिया है। तो आप कहोगे कि सर हाँ बिल्कुल ये बात तो सही है। दूसरे चित्र में आप देख रहे हो वायु वापस बाहर की ओर जा रही है, तो ये उच्च वसन की प्रक्रिया है। कौन सी है? उच्च वसन की प्रक्रिया है। अब हमें ऑप्शनों की ओर जाना है। निम्नलिखित में से चित्र को देखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। चित्र एक उच्च वसन को दर्शा रहा है। क्या चित्र एक उच्च वसन को दर्शा रहा है? चित्र दो अंतः श्वसन को दर्शा रहा है। ये बात तो आपकी क्या हो गई? गलत। चित्र एक अंतः श्वसन को दर्शा रहा है। चित्र एक अंतः श्वसन या निह श्वसन एक ही बात है, ये सही है। और चित्र दो उच्च वसन को दर्शा रहा है, ये बात भी क्या हो गई? सही हो गई। दोनों चित्र अंतः वसन की श्वसन की प्रक्रिया को दर्शा रहे नहीं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। दोनों चित्रों का संबंध श्वसन की प्रक्रिया से नहीं, ये बात भी क्या हो गई आपकी? गलत। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर इसमें आपने जल्दबाजी की तो आपका क्या हो जाएगा? सुसाइडल हो जाएगा प्रश्न। बिल्कुल यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है आपको वो मनुष्य एवं स्तनधारियों में अशुद्ध वायु का फेफड़ों से गमन पथ बताना है। अशुद्ध वायु कौन सी होगी? अशुद्ध वायु। ठीक है, अशुद्ध वायु का फेफड़ों से गमन पथ बताना है आपको। ठीक है, अशुद्ध वायु कौन सी होगी? जिसमें CO2 होगी। यस या नो? आप कहोगे कि सर यस, जिसमें CO2 होगी उस वही अशुद्ध वायु होगी आपकी। तो आपको इसका गमन पथ बताना है। क्या CO2 नासा गुहा से घुसती है? क्या लेरिंग्स में जाएगी? क्या अशुद्ध वायु क्या हम ग्रहण करते हैं? क्या आप कहोगे कि सर नहीं। दूसरी नासा गुहा से जाएगी, ग्रसनी से जाएगी, लेरिंग्स में होके श्वसनी में चली जाएगी। ये भी बात क्या है? गलत। अशुद्ध वायु नासा गुहा, लेरिंग्स, ग्रसनी, श्वास नली, श्वसनिका, कोपिका, इनमें भी नहीं। अशुद्ध वायु कहाँ से आएगी? सोचने की बात है। अशुद्ध वायु आपकी सबसे पहले कहाँ से आएगी? कूपिका से आएगी। कहाँ से आएगी? कूपिका से आएगी। ठीक है, कूपिका से जैसे ही वायु आएगी उसके बाद वो कूपिका नली में जाएगी, है ना। कूपिका भाई CO2 युक्त जो वायु आएगी अंदर से ही तो आएगी, बाहर से थोड़ी जाएंगी। कूपिका नली में जाएगी। ठीक है, कूपिका नली में जाएगी। इसको मैं थोड़ा लिखने वाली जो पेंसिल है इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपके जो है अच्छे से इसमें कूपिका नली में जाएगी। इस कूपिका नली के बाद में वह जाएगी किसमें? श्वसनिकाओं में होती हुई आएगी, श्वसनिका में आएगी। चलो ये बात भी ठीक है। श्वसनिका के बाद में वो कहाँ में आएगी? श्वसनियों में आएगी।
हाँ, श्वसनियों में आएगी, है ना। पूरी प्रोसेस आपको मैं एक एक प्रोसेस बता रहा हूँ। श्वसनियों के बाद में वापस कहाँ से आएगी, श्वास नली का जो कंठ होता है ना, उस स्थान पर आएगी, कंठ वाले स्थान पर आएगी। कंठ के बाद में, तो कंठ के बाद में क्या होगा, घाटी ढक्कन आपका एपिग्लोटिस, जो घाटी होती है ना, वहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आएगी आपकी ग्रसनी में। कहाँ आएगी, ग्रसनी में। अशुद्ध वायु की बात कर रहा हूँ। फिर कहाँ आएगी सर, फिर आएगी नासा कक्ष में। कहाँ आएगी, नासा कक्ष में आ जाएगी। फिर कहाँ आएगी, फिर नासा मार्ग में आएगी। हाँ, नासा मार्ग में आएगी। फिर कहाँ आएगी, नासा मार्ग में। और फिर अंततः वो बाह्य नासा द्वार के द्वारा क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। जो बाह्य नासा द्वार होगा उससे क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो किसकी है, अशुद्ध की। और अगर हम इसका विपरीत कर देते हैं तो शुद्ध वायु प्रवेश करेगी शरीर में इस मार्ग से। अगर इधर से जा रहे हो, इधर की ओर कूपिका तक, तो कौन सी, शुद्ध वायु। और इधर से आ रहे हो तो कौन सी, अशुद्ध वायु का जो है आपका गमन पथ नजर आएगा। अच्छे से क्लियर हो गई होगी बात मेरी आपको। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा, जल्दी से देखिएगा, स्क्रीन पर आ चुका है। अगले प्रश्न को आप सोल्व करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भोजन को निगलने के दौरान श्वास नली में भोजन के प्रवेश को रोकने के लिए ग्लोटिस को बंद कर देती है। कौन सी है वो संरचना। यहाँ पर इस तरीके से एक संरचना होती है, ठीक है। एक जंक्शन बिंदु होता है, इसमें एक आहार नली होती है, एक श्वसन नली होती है। और जब हमारा भोजन का जो ये निवाला आता है, इसको रोकने के लिए ये जो है ये बंद हो जाता है। इसे कहते हैं हम एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस हमारा ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, साइकिल चलाने और भारी वजन उठाने जैसे कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है ये तो। ऐसी स्थिति में जो हमारी पेशी कोशिकाएं होती है, उनमें अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा किया जाता है, ठीक है। अवायवीय श्वसन के द्वारा जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है उसको यहाँ पर पूरा किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। लैक्टिक जो है, हाँ, मांग को पूरा करता है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन में किसका निर्माण होता है। ये जो पूरी प्रोसेस है, इसमें ग्लूकोज के जो आंशिक विखंडन होगा उसमें किसका निर्माण होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और एक जो है सोचने के बाद आप लोग उत्तर करेंगे इसका, ताकि यह प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाए। ऐसी कंडीशन आपको क्रिएट करनी है। जल्दबाजी में इसका आंसर नहीं आपको देना है। सोचिए थोड़ा सा इस प्रश्न को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न ही है ये। इसको आपको सही से सोचकर इसका आंसर देना है। हाँ जी, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताएं। इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, जब ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, अवायवीय श्वसन में जब ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, ऐसी कंडीशन में लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ऐसी कंडीशन में किसका निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, ये लैक्टिक अम्ल क्या करता है, इसका लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है एक जगह, ये संचय, इसका संचित एक जगह क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। और जिससे क्या होता है, हमारी पेशियों में क्या होता है, पेशियों में ऐंठन होती है। इसकी वजह से क्या होती है, पेशियों में ऐंठन होती है, ठीक है, ऐंठन होती है, ठीक है। इसके बाद में जब हम इसका उपाय क्या है, जब ऐंठन होती है पेशियों में, तो हमें क्या करना चाहिए, गर्म पानी से नहा लेना चाहिए, ठीक है। गर्म पानी से क्या कर लेना चाहिए, नहा लेना चाहिए, या फिर बॉडी को हीटिंग करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए। और जब ऐसा काम हम करते हैं तो इससे क्या करता है, रक्त का संचार बढ़ जाता है, ठीक है। रक्त का क्या हो जाता है, इसमें संचार क्या हो जाता है, फिर मालिश करने से रक्त का संचार बढ़ जाता है
और फिर क्या होता है, इसका पूर्ण विखंडन हो जाता है। ठीक है, फिर इसका क्या हो जाता है, आंशिक विखंडन से पूर्ण विखंडन हो जाता है। पूर्ण विखंडन होते ही क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। तो फिर ये लैक्टिक जो अम्ल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में इसका क्या हो जाता है, पूर्ण विखंडन हो जाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन प्रयुक्त होती तो फिर ये अवायवीय श्वसन नहीं होता। समझ गए मेरी बात को, इसलिए ऑक्सीजन प्रयुक्त यहाँ पर नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अंतः श्वसित वायु तथा उच्च वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर अंतः वसित जो वायु होती है, आपका एक चित्र दे रखा है आपकी NCERT की जो पुस्तक है, उसमें इस तरह से फेफड़े लिखा हुआ है बीच में, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर दे रखा है 21% ऑक्सीजन। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर 0.04% आपकी CO2 दे रखी है, और आपकी यहाँ पर दे रखी है 16.4% O2। ठीक है, और यहाँ पर दे रखी है आपकी 4.4% CO2। ठीक है, इस प्रकार का चित्र आपकी NCERT की पुस्तक में बना हुआ है, और इस चित्र से आप अच्छे से समझ पाओगे कि कहाँ पर कितनी प्रतिशत। ये तो अंतः श्वसन की बात होती है। ठीक है, और ये उच्च वसन की बात होती है, उच्च वसन की बात होती है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं है, मैं कोशिश करूँगा और सुधारने की, क्योंकि इस पेन टैब में लिखने में थोड़ी सी मुझे परेशानी होती है। बाकी कॉपी में तो बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी। ठीक है, अंतः श्वसन। अब देखो, जब आप अंतः श्वसन करते हो, ठीक है, अंतः श्वसन करते हो, तब आपका ऑक्सीजन कितना प्रतिशत लिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस। जब अंतः श्वसन हो रहा है तो आप कहोगे कि सर हमारा 21% ऑक्सीजन लिया जा रहा है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिया जा रहा है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लिया जा रहा है। और जब उच्च वसन हो रहा है तो हमारा ऑक्सीजन कितना निकल रहा है, 16.4% निकल रहा है हमारा ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकल रहा है, 4.4%। तो आप देखोगे यहाँ पे अंतः श्वसन और उच्च वसन में O2 की मात्रा पूछी है, ऑक्सीजन का प्रतिशत ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिखाई दे रहा है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। बिल्कुल सही बात है। जो भी आपकी फूड के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी ATP में बदल जाती है, और शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा। और ये प्रोसेस कौन सी है, यह प्रोसेस है आपकी कौन सी, श्वसन है। यह बात तो सही है। ठीक है, अगली चीज़ देखते हैं हम लोग, अगला ऑप्शन देखते हैं। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाता है। कोशिका में जो ऑक्सीजन, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। ये बात भी सही है, अभी रिएक्शन भी देखेंगे हम लोग इसकी। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन वायवीय श्वसन नहीं, अवायवीय श्वसन कहलाएगा। अनुपस्थिति है ना, अवायवीय श्वसन कहलाएगा। तो यह आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों सही। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिएगा, विचार कीजिएगा। केंचुए में श्वसन का कार्य श्वास रंध्र से करते हैं, क्या यह बात सही है? क्या केंचुए जो है श्वसन का कार्य श्वास रंध्र से करते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, हमने केंचुए को सांस लेते हुए त्वचा से देखा है, और त्वचा से ही केंचुए क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो श्वास रंध्र से कौन लेता है? तो सर हम कहेंगे कि जो आपका तिल चट्टा है, वो तिल चट्टा आपका किससे लेता है, तिल चट्टा आपका श्वास रंध्र से लेता है। और इसके साथ में बहुत सारे जो कीट होते हैं वो श्वास रंध्र से जो है आपका क्या लेते हैं, श्वसन लेते हैं। और इस श्वास रंध्र में एक जाल होता है श्वास नलियों का, उसे कहते हैं श्वास प्रणाल। क्या कहते हैं, श्वास प्रणाल। समझ गए मेरी बात को? यस।
मनुष्य में मेंढक की भांति फेफड़े होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तथापि फिर भी वे अपनी त्वचा से भी क्या कर लेते हैं, श्वसन कर लेते हैं। बात ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। श्वसन सभी जीवों में जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, ये बात तो सही है, कथन तो हमारा सही है। कारण जीव द्वारा लिए गए भोजन को ऊर्जा निर्मुक्त करता है, यह बात भी, कारण भी क्या है, सही है, क्योंकि एटीपी का जो निर्माण होता है शरीर में, ऊर्जा जब बनती है भोजन से जो प्राप्त ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज का विखंडन श्वसन के द्वारा होता है और फिर उससे हमें क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। तो कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है, बात एक सही है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। कॉलम ए तथा कॉलम 2 के जो शब्द हैं उनको हमें एक साथ मिलान करना है और मिलान करके इनको सही सही आंसर बताना है। यीस्ट का क्या काम है, तो आप देख रहे होंगे कि यीस्ट से क्या एल्कोहल का निर्माण हो सकता है, तो आप कहोगे कि सर हाँ हो सकता है। डायाफ्राम हमारे वक्ष गुहा में पाया जाएगा, यानी कि बी में ऑप्शन नंबर 2 और 3 दिख रहे हैं हमें सही सही। ठीक है, ए में 2, बी में 3 और 3 में 5। जो तिलचट्टा भी हमने देखा है उसमें श्वास रंध्र से हमें पता चला है कि श्वास रंध्र से श्वसन होता है। पत्तियों जो होती है, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, हमें पढ़ा था कोशिका वाले चैप्टर में। और मछली होती हैं, मछली में पाए जाएंगे आपके क्लोम, जो कि श्वसन के लिए उत्तरदायी होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही सुमेलित नजर आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चढ़ेंगे। निम्नलिखित में से सामान्य वयस्क व्यक्ति जो विश्राम अवस्था होती है उसमें उसका श्वसन दर जो होती है वो कितनी होती है, तो कितनी होगी श्वसन दर एक स्वस्थ मनुष्य में, आप लोग बताएंगे मुझे जल्दी से। तो स्वस्थ मनुष्य में जो श्वसन दर होती है नॉर्मली जो होती है वो श्वसन दर कितनी होती है, 15 से 18 पर मिनट। ठीक है, पर मिनट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। व्यायाम वगैरह करेगा तो फिर वो दर बढ़ जाती है, 25 तक चली जाती है। अगले प्रश्न पर देखेंगे। उच्च वसन के समय पसलियाँ कहाँ थी, तो हमने अभी फर्स्ट जो देखा था प्रश्न, फर्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन था, पहला वाला ऑप्शन जो था हमारा, उसमें पहले चित्र में मैं बताऊँ आपको, उच्च वसन की प्रक्रिया में पसलियाँ कहाँ जा रही थी, पसलियाँ कहाँ जा रही थी, अंदर की ओर गति करती है, यानी कि नीचे की ओर हमारी पसलियाँ यहाँ पर क्या कर रही है, गति कर रही है, पसलियाँ नीचे की ओर गति कर रही है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर जो अभी प्रश्न देख रहे थे हम लोग यहाँ पर ये वाला, तो उच्च वचन के समय पसलियाँ कहाँ गति करेगी, नीचे की ओर गति करेगी। कहाँ पर करेगी, अंदर की ओर आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है, नीचे की ओर या फिर अंदर की ओर पसलियाँ आपकी गति करती हैं। ठीक है, उच्च वचन में आपकी पसलियाँ कहाँ गति करेगी, अंदर की ओर गति करेगी। समझ में आई यहाँ तक की बात आपको, तो आप कहोगे कि सर हाँ कुछ हद तक हम समझ रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को आप पढ़ें एक बार, क्या कह रहा है, क्या पूछना यहाँ पर ये चाह रहा है। इस प्रश्न को अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो है पहला ऑप्शन आपका, इसमें आपको कथनों पर विचार करना है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी देर श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। यह बात तो आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी कि सर ये तो बात सही है, इसमें तो किसी प्रकार का कोई संशय ही नहीं है। मेंढक की जो श्वास प्रणाल होती है वो बहुत छोटी होती है, क्योंकि उसकी अलग गर्दन नहीं होती। हाँ ये बात सही है, अलग से कोई गर्दन नहीं होती है, उसकी श्वास प्रणाल छोटी होती है। ये थोड़ा यूनिक था पर ये बात सही है ना। कूपिका फेफड़े की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, बात सही है। कूपिका ही क्या होती है, फेफड़े की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या आएगा, जल्दी से स्क्रीन पर देखिए। हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न और ये यूनिक प्रश्न है। ठीक है, यूनिक प्रश्न है क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ है, ये तो मैंने एनसीईआरटी से थोड़ा हट के देख लिया इसको। ऐसा कौन सा जलीय जंतु हैं जिसमें गलफड़े नहीं होते हैं, तो आप डायरेक्ट याद रखना कि जो व्हेल मछली होती है, क्योंकि मछली का दिमाग आते हम कहाँ चल जाते हैं, ठीक है, गिल्स में चले जाते हैं, गलफड़ों में चले जाते हैं।
तो ये जो व्हेल मछली है ये गिल्स से श्वसन नहीं लेकर किससे लेती हैं, फेफड़ों से श्वसन करती है। ठीक है, फेफड़ों से श्वसन करती है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न क्या है, इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न आपका। ठीक है, मछली जो होती है वो आपके किससे लेगी, फेफड़ों से श्वसन करती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। मानव में फेफड़ा का कौन सा भाग गैसों का विनिमय के लिए पृष्ठ प्रदान करता है, तो कूपिकाएं। कौन सा, कूपिकाएं, ये तो आपको याद होगा, कूपिकाएं। अगला प्रश्न पर चलेंगे। किस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का गठन होता है, किस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का गठन होता है, परिसंचरण, उत्सर्जन, पाचन और श्वसन। तो आप क्या करोगे इसमें से, श्वसन। कौन सा, श्वसन। जो प्रोसेस होती है रेस्पायरेशन की, जो प्रोसेस होती है उसमें जो है ऊष्मीय ऊर्जा का क्या होता है, आपका गठन होता है। ठीक है, ये आपने देखा था अभी पहले हमने सोल्व किया था, वो वाली बात है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगले प्रश्न में वायवीय श्वसन क्या है, तो वायवीय श्वसन आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन होने वाला वायवीय है क्या, नहीं होगा ना। त्वचा के माध्यम से श्वसन, वायवीय श्वसन तो सोच सकते हैं परंतु नहीं होगा ये भी, है ना। तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर हमें दिख रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है वही क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है। ठीक है, वह क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। वायवीय एरोबिक श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद क्या होता है। ठीक है, ये बताना है आपको, अंतिम उत्पाद, आपको जो वायवीय श्वसन होता है उसके अंदर अंतिम उत्पाद क्या होता है, ये बड़ा मस्त प्रश्न है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप अगर इसकी बात करते हैं, समीकरण मैंने कहा था मैं समीकरण बताऊंगा आपको। तो जैसे ग्लूकोज का विखंडन होता है, ठीक है, ग्लूकोज का क्या होगा, विखंडन। ठीक है, कब होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, है ना। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का विखंडन होगा तो वो किस में बदलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस किस में बदलेगा, H2O में बदलेगा, प्लस क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, ये क्या हो गया, वायवीय श्वसन। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, CO2 और H2O, CO2 और H2O। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। यहाँ क्या पूछ रहा है, उपयुक्त में से सही क्या है। नासा गुहा नमी युक्त गर्माहट और सांस लेने के लिए वायु को निष्पंदित करती है, ये बात सही है। ठीक है, ग्रसनी, वायु के लिए मार्ग से श्वसन नली निकलती है, ग्रसनी, वायु के लिए मार्ग से श्वसन नली निकलती है। ठीक है, ये भी सही है। श्वसन, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र क्या करेगा, स्वर पेटी या एडम्स एप्पल जहाँ पर स्वर रज्जु स्थित होते हैं, स्वर यंत्र कहलाता है। ठीक है, श्वास नली, श्वास की नली को खुला रखती है और श्वास नली में सीरिया नामक महीन बालों से आश्रित होती है जो फेफड़ों तक वायु को पहुंचाने का कार्य करती है। सभी सही है यहाँ पर। ठीक है, सभी जो दिए हुए हैं एकदम सुमेलित दिए हुए हैं। ठीक है ना, अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिएगा, और इसमें क्या है, पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पौधों के संबंध में भी विचार कर लेते हैं, हमारे क्या दिक्कत है। पौधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। और इस प्रश्न को देखें आप लोग एक बार अच्छे से, क्या यह प्रश्न पूछ रहा है और इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे आप लोग मुझे जल्दी से सोचकर कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान जो होता है वो विषरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो ये बात तो सही है ना, इसमें तो कोई वो है ही नहीं, विषरण की प्रोसेस के द्वारा ही जो है पौधों में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, सही है। तो अगली बात है, दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः इनसे दिन में कोई CO2 नहीं निकलती। हाँ तो ठीक है ना, कहाँ से निकलेगी दिन में CO2, प्रकाश श्वसन के दौरान निकली, दिन में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है और दिन में कोई CO2 नहीं निकलती। ठीक है, सही बात है, दोनों कथन सही है भाई। पहला तो है आपका, इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विषरण के द्वारा सही है। दिन में जो श्वसन के दौरान जो CO2 प्रकाश संश्लेषण हमारे द्वारा जो CO2 निकलती है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में क्या हो जाती है, पार्टिसिपेट कर जाती है, और पौधे क्या निकालते हैं, दिन में ऑक्सीजन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है,
और CO2 को क्या कर लेते हैं, ये ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों सही है। जलीय जीवों में श्वसन की दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा तीव्र होती है। ठीक है, देखते हैं क्या है आगे, कथन पूछ रहा है। और अगला है आपका, जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में कम होती है। ये कारण है कि जल में जो जीव होते हैं उनकी दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अत्यधिक तीव्र होती है। तो ए और कथन दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, ये बात सही है। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये यहाँ पर आप पहला ऑप्शन मिस प्रिंटिंग की वजह से नीचे नहीं आया होगा। ए और दोनों कथन सही है, और आर ए का क्या जो है सही स्पष्टीकरण है, बात सही है। जल में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वायुमंडल की तुलना में कम होती है, इस कारण जो जलीय जीव होते हैं उनकी श्वसन दर क्या होती है, फास्ट होती है। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी प्रोसेस समान है। दोनों की में से जो कौन सी प्रोसेस समान है, तो आपको पता होगा, आपने जो NCERT क्लास 10th की जो पुस्तक देखी होगी जैव प्रक्रम में, उसमें एक डायग्राम दिया हुआ है। उस डायग्राम को आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि ग्लूकोज का जो है कोशिका द्रव्य में पायरुवेट के 3 अणु बनेंगे। ठीक है, वो ऊर्जा बनाएंगे, फिर उसमें दोनों तरफ अलग अलग दे रखे हैं प्रोसेस को। ऑक्सीजन की वहाँ तक की जो प्रोसेस होती है वो सेम होती है। तो पायरुवेट जो बनेगा आपका, 3 कार्बन का जो पायरुवेट बनेगा आपका, वहाँ तक की आपकी जो प्रोसेस होगी वो सेम होगी। ठीक है, वहाँ तक की प्रोसेस आपकी सेम होगी, चाहे वो श्वसन एरोबिक हो चाहे एनोरोबिक हो। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है सही है। ग्लूकोज का जो 6 अणु वाला जो कार्बन होगा वो 3 कार्बन वाले पायरुवेट में इसका विखंडन हो जाएगा, और इसके बाद में डिसाइड किया जाएगा कि ऑक्सीजन युक्त वाला है तो इसके बाद में क्या प्रोसेस होगी, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है तो फिर क्या प्रोसेस होगी। तो अगर ऑक्सीजन पॉजिटिव में है तो फिर क्या बनेगा, ऑक्सीजन की अगर उपस्थिति है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन जाएगा, आपका जल बन जाएगा। और ऑक्सीजन नहीं है बिल्कुल ही, तो एथेनॉल प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या क्या बनेगा, एथेनॉल लिख लो थोड़ा सा याद रह जाए तो, प्लस आपका क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, CO2। ओके, अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की आंतरोष्मी या एंडोथर्मिक क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरफ प्रयुक्त होता है। भी देखा है हमने ATP। ठीक है, ATP क्या देता है, ऊर्जा। ठीक है, क्लियर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। मनुष्य में क्या पूछ रहा है, श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। जो श्वसन की जो प्रोसेस है उसमें मनुष्य में जो है निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं और उसके बारे में बताना है। नासाद्वार में एक महीन सांस लेने के लिए वायु को निष्पंदित करने का कार्य करते हैं। महीन बाल होते हैं नासाद्वार में जो वायु को फिल्टर करने का काम करते हैं, बात सही है। ठीक है, श्वसन चक्र के समय जब वायु अंदर बाहर होती है तो फुफ्फुस जो लंग्स होते हैं वो सदैव अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। ठीक है, ये बात भी सही है। मानव में हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक होता है जो फुफ्फुस की वायु से ऑक्सीजन को लेकर ऊतकों तक पहुँचते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। हाँ ठीक है, ये बात। मानव में जो हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक होता है जो फुफ्फुस की वायु को ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। सही बात है ये। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों ही सही है। ठीक है, श्वसन वर्णक का क्या काम होता है, जो फुफ्फुस की जो वायु होती है ना उसको वायु से फुफ्फुस की वायु में जो ऑक्सीजन होती है उसको लेकर उन ऊतकों तक पहुँचाते हैं जिनमें क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, जिनमें क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, उन ऊतकों तक इसको पहुँचाया जाता है। ठीक है, हाँ। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, अनैच्छिक श्वास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अनैच्छिक जो है श्वास होती है, श्वसन की प्रक्रिया, अनैच्छिक जो श्वसन होता है उसमें आपका कौन सा कथन सही है। यह ब्रोंकियल्स के द्वारा नियंत्रित होता है, देखते हैं। यह फुफ्फुसी धमनियों के द्वारा नियंत्रित होता है। अनैच्छिक श्वसन किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो आपका मेड्यूला और पोन्स में स्थित जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके द्वारा आपका अनैच्छिक श्वसन नियंत्रित होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन प्रणाली के भाग है। श्वास नली होती है, डायफ्राम होता है, फेफड़े भी होते हैं, तीनों ही श्वसन में भाग लेते हैं। ठीक है, ये लो।
अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे फेफड़ों के बलगम और गंदगी को फिल्टर करने के लिए दूर रखता है? तो अभी हमने आगे एक प्रश्न देखा था, उसमें एक ऑप्शन था कि सीलिया जो होता है वो फिल्टर करने का काम करता है बलगम और गंदगी को। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं छोटे क्वेश्चनों में। श्वास नली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें सी आकार के छल्ले होते हैं। एपिग्लोटिस से श्वास नली सदैव ढकी रहती है अगर, तो फिर तो भैया काम ही खतरनाक हो जाता, फिर तो श्वास लेना ही भारी हो जाता। ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक है, बी गलत है। यहाँ दाएं बाएं फेफड़ों में विभाजित होते हैं, ठीक है, तो सही बात है ना। यहाँ श्वास नली आती है, फिर यहाँ दोनों फेफड़े निकल जाते हैं, ठीक है, तो ये तो सही बात है। सी आकार के छल्ले यहाँ पर उपास्थि वलय के जैसे छल्ले पाए जाते हैं श्वास नली में, ठीक है, ये भी सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। पर्वतारोही जो है अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? वहाँ पर क्या होता है, जो वायु की मात्रा होती है ना, भूमंडल से बहुत कम मात्राएं होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन लेवल घटता जाता है, इसलिए वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अवायवीय श्वसन के बारे में सत्य कथन बताएंगे। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ये, ठीक है, अवायवीय श्वसन। और यहाँ पर श्वसन पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा डेफिनेटली, क्योंकि ऑक्सीजन तो होती नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है, ऊर्जा भी 2 ATP बनती है यहाँ पर, सही बात है। जबकि ऑक्सीजन युक्त में कितनी ATP ऊर्जा बनेगी, कौन बताएगा? हाँ, 36 से 38 ATP बनती है ना, 38 ATP, ठीक है। और अंतिम कार्बनिक उत्पाद जैसे अल्कोहल बनेगा, ठीक है, अभी देखा था ना हमने अवायवीय श्वसन के अंदर। हाँ, तो आपकी ये बात भी सही है। उदाहरण के लिए निम्न पाद वो बैक्टीरिया कवक यीस्ट में श्वसन पाया जाता है, सभी सही है यहाँ पे, ठीक है, सभी क्या है, सत्य है। जितने भी कथन दे रखे हैं सबके सभी क्या है, सत्य कथन है यहाँ पे अवायवीय श्वसन के संबंध में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। श्वसन से संबंधित रोग है न्यूमोनिया, अस्थमा, सिलिकोसिस, ये सभी तीनों के तीनों रोग क्या है, श्वसन से संबंधित रोग हैं। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। लास्ट के प्रश्नों में मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी है मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले हम लोग सारा कंटेंट कवर कर चुके हैं, तो इसको सोल्व करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आई होगी। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बने रहिएगा अगली क्लास तक हमेशा हमारे साथ में। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।